नमस्ते दोस्तों। हम जो जियोग्राफी में देख रहे थे यूनिवर्स, वो कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे सोलर सिस्टम और क्या है आपका सन। तो देखते हैं। देखिए, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको यूनिवर्स का जन्म बता दिया था, थ्योरी बता दिया था। अब हम बात करेंगे सन की। जो सूर्य है इसका परत, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सन का जन्म भी बताया था कि कैसे सूर्य का जन्म होता है। अब बात करेंगे सूर्य में परत। क्या सूर्य परत होते हैं? जितने भी सिलेसियल बॉडी, जितने भी आकाश के पिंड आपको दिखाई देते हैं, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, सूर्य हो, आकाश गंगा हो, अर्थात हर चीज जो पृथ्वी भी है हमारी, वो भी परत बाई परत बनी हुई है। एक ही साथ नहीं बने हैं, अर्थात लेयर बाई लेयर। पहले एक लेयर बना, फिर उसके बाद उसके ऊपर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ठीक इसी तरीके से जो सन है, सूर्य भी लेयर बाय लेयर बना हुआ है। देखिए किस तरीके से है। देखिए सन है, सन का पहला लेयर ये है, इसे हम बोलते हैं कोर। हर चीज का, जितने भी आकाश की पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, उसका कोर होता है। उसी के ऊपर लेयर बाय लेयर बनते हैं। प्रमुख है कोर। तो सन का कोर लेयर। फिर सन का जस्ट ऊपर जो है लेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कोर लेयर के बाद रेडिएटिव लेयर। रेडिएटिव लेयर अर्थात विकर्ण परत। विकिरण परत। जो थर्ड लेयर है सन का, इसको हम बोलेंगे आपका तो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन लेयर अर्थात संवहनीय परत। संवहनीय परत हो गया। पुनः एक और परत लीजिए सन का। जो चौथा परत है सन का, ये सन का सरफेस। अब धरातल को छोड़ दीजिए। जैसे आप पृथ्वी का भी धरातल पे खड़े हैं, जस्ट धरातल के ऊपर क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक उसी तरीके से सन का लेयर को छोड़ दीजिए। इसके ऊपर वाला जो है फोटोस्फीयर, प्रकाश के मंडल बोलेंगे आप। प्रकाश के मंडल। पुनः इसके बाद एक और लेयर बना लीजिए, इसे बोलेंगे आप क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। पुनः एक और लेयर बना लीजिए, इसे बोलेंगे कोरोना। नाम सुने होंगे कोरोना। कोरोना, कोविड-19। तो एक्चुअली में कोरोना कोई नया सब नहीं है, वो सन का जो है बाहरी परत है। सवाल ये है कि सन का टेम्परेचर जो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है कोर में। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है। सन तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सन के वायुमंडल तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। अमेरिका ने कई सारे अपने क्या है उपग्रहों को भेजा है अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए सन के बारे में, सन का लेयर परत के बारे में। साथ साथ में जो भारत है, इसने भी क्या है आदित्य L1 मिशन छोड़ा था इस साल 2023 में। तो सन के बारे में जानकारी। तो नासा का देखिए एक है पार्कर सोलर मिशन। पार्कर सोलर मिशन जो पिछले साल 2022 में नासा ने छोड़ा था सन का स्टडी करने के लिए। इससे पहले भी क्या है आपका ओसो मिशन, सोहो मिशन, सॉरी सोहो मिशन। फिर है आइरिस मिशन, और फिर सन ऑब्जर्वेटरी मिशन। ऐसे करके नासा ने इन सारे जो लेयर है, कोर है, इसका अध्ययन करने के लिए मिशन भेजा था। और प्राप्त जानकारी के आधार पे सन के बारे में ये निकल के अभी तक आया है। और भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, उससे भी काफ़ी कुछ सौर के वायुमंडल के बारे में पता चलेगा। वो जो डाटा आएंगे बाद की बात है। फिलहाल ये आपके सन के लेयर हैं। अब इसी में देखिए बोलेंगे, ये जो सन के 3 लेयर है, कोर लेयर, रेडिएटिव लेयर और कन्वेक्शन लेयर, संवहनी लेयर। ये 3 लेयर सन के आंतरिक लेयर होते हैं। इसको बोलेंगे आंतरिक परत। अर्थात ये सन के जो सरफेस है, सरफेस से नीचे की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाए ये, तो सन के हिस्से हैं। इसलिए इसे आंतरिक परत कहते हैं। ये सन के बाहर के परत हैं, इसलिए इसको बोलेंगे आप बाहरी परत, आउटर लेयर।
आउटर लेयर। इस तरीके से दो परत में आपने डिवाइड कर दिया है सन को, एक इनर और एक आउटर लेयर में। अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि क्या होता है कोर, रेडिएटिव लेयर, कन्वेक्शन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। देखिए जो सन है, सन के कोर में ये जो कोर पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या होते हैं, तो नाभिक की संलयन की अभिक्रिया चलती है। नाभिक की संलयन की अभिक्रिया चलने के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। ये ऊष्मा ऊपर की ओर आती है धरातल पे, जिसे संवहन धारा बनता है। संवहन धारा एक शब्द है, तो बोलेंगे कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, नाभिक की संलयन की अभिक्रिया चल रही है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, नाभिक संलयन की अभिक्रिया चली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या बोलेंगे, संवहन परत जो आप देख रहे थे, संवहन धारा एक शब्द आता है, संवहन, वायुमंडल में भी हमारे चलते हैं संवहन धारा। इसमें क्या है, कोई चीज गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है, तो इसका कंसेप्ट आर्थर होम्स का है। आर्थर होम्स तो बोल रहे हैं कोई चीज गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और अपनी ऊष्मा को ले जाती है, और ऊपर वाला जो ठंडा चीज होता है भारी होने का नीचे आता है। तो संबंध धारा के फलस्वरूप कोर से बना हुआ जो एनर्जी है वो इसके सरफेस से पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा सरफेस पे आ गया। तो कोर लेयर है विकिरण वाला, जो विकिरण जिससे निकलते हैं, विकिरण लेयर, और कन्वेंशन लेयर जहाँ तक ऊष्मा पहुंच रही है तो कन्वेंशन लेयर बोलेंगे। तीन लेयर है, मेन आपको पढ़ना है तीन लेयर, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये तीन प्रमुख रूप से है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला फोटोस्फीयर, प्रकाश के मंडल बोलेंगे आप। फोटोस्फीयर क्या है, जो सन का सबसे पहला जो आपका आउटर लेयर है उसमें सबसे नीचे वाला जो है फोटोस्फीयर है। तो इसका वो रहा है, तापमान क्या रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। जो फोटोस्फीयर है सन से सटा हुआ है ना, तो ऊंचाई के साथ आप जाएंगे, अधिकतम कितना है इसकी ऊंचाई, बोलेंगे 400 किलोमीटर तक है। सन के धरातल से लेके 400 किलोमीटर तक आ जाइए। फोटोस्फीयर में देखिए क्या होगा, धब्बे दिखाई देते हैं, अर्थात जो सूरज में आप धब्बे देखते होंगे, सन स्पॉट, जगह जगह सूर्य में भी धब्बे होते हैं, तो ये सन स्पॉट है। तो सौर धब्बा बोलते हैं, सूर्य धब्बा। तो ये कहाँ पे, फोटोस्फीयर में है। ये सन स्पॉट बनते कैसे हैं, बोलेंगे सन स्पॉट बनते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबक क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र, इसका अत्यधिक कंसंट्रेशन हो जा रहा है। अर्थात जो सन का लेयर है फोटोस्फीयर में, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या है, चुंबक क्षेत्र का कंसंट्रेट हो गया, एक ही जगह केंद्रित हो गया, और वो ऊष्मा को नहीं निकलने दे रहा है। जो हीट है और एनर्जी है निकलने नहीं दे रहा है सन के लेयर से, तो वहाँ पे क्या है, आपका सन स्पॉट बन जाता है। तो सन स्पॉट है, इसका तापमान जो होगा फोटोस्फीयर में कम होगा, अर्थात 4000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ देखिए 3700 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस है। तो सन स्पॉट थोड़ा ठंडा वाला जगह है सन में, और शोर धब्बे हैं। इनका एक चक्र चलता है, कितने साल का चक्र बोलेंगे, साइकिल है या सर्कल है, तो बोलेंगे 22 साल का क्या है आपका चक्र चलता है। इस 22 साल में सन के धब्बे, जैसे ये धब्बे हैं, पहले बढ़ेंगे, उसके बाद फिर 11, मतलब इसमें आधा कर लीजिए, 11 साल बढ़ना, 11 साल कम होना, पहले इतना बढ़ गए, पुनः फिर सन के धब्बे जो है कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सन स्पॉट जो चुंबक क्षेत्र के अत्यधिक संकेंद्रण से बनता है, कंसंट्रेट के कारण बनता है। 22 साल का एक सर्कल चलता है, 11 वर्ष बढ़ते हैं, पुनः 11 वर्ष में कम हो जाते हैं। ये धब्बे होता क्या है, इसका प्रभाव है, सन का जो स्पॉट है सूर्य धब्बे से, इसका प्रभाव हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के साथ साथ पृथ्वी भी पड़ता है। जो सन स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट से सौर ज्वाला निकलती है, ये सौर ज्वाला जो सन फ्लेयर बोलेंगे, सन फ्लेयर, तो सौर ज्वाला, ये सौर ज्वाला
जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक वायुमंडल है। इस वायुमंडल में क्या रहते हैं, तो विद्युत चुंबक कण भी रहते हैं, अर्थात आयन मंडल बोलिए। इस आयन मंडल में हमारे उपग्रह होते हैं। यहाँ से देखिए, जो संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, तो क्या है, आयन मंडल में, उपग्रह में। ये जो उपग्रह है, इसके जरिए हम मोबाइल चला रहे हैं, जैसे नेटवर्क आ रहा है, टीवी देख रहे हैं, रेडियो, आकाशवाणी, ये सब चलते हैं। ये सब उपग्रह आयन मंडल में, हमारे वायुमंडल में। तो जो सौर ज्वाला सूर्य से चल रही है, सन स्पॉट के कारण वायुमंडल में आते हैं, इन उपग्रह से टकराते हैं, अर्थात इन पर प्रभाव डालता है। फलस्वरूप हमारा सही तरीके से संचार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो सौर ज्वाला ये हमारे कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। पुनः हम बात करते हैं आपका क्रोमोस्फेयर की। क्रोमोस्फेयर जो वर्णमंडल है, एक विकिरण मंडल, रेडिएटिव जोन अलग है, क्रोमोस्फेयर अलग है। तो वर्णमंडल, इसका तापमान बोरा फोटोस्फेयर से अधिक होता है। और ये क्या है, फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाला परत है क्रोमोस्फेयर। तो तापमान इसका अधिक होता है और ऊंचाई 400 किलोमीटर से अधिक का होगा। कुछ विशेष नहीं है वर्णमंडल के बारे में। रंग इसका है कि बोलेंगे, इसका रंग है लाल रंग का। तापमान फोटोस्फेयर से अधिक होता है। पुनः जो सबसे बाहर वाला परत है, उसका नाम है कोरोना। ये कोरोना जो है, समय समय पे जो आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण, उस समय दिखाई देते हैं परत। ये हमेशा नहीं दिखाई देते। सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखाई देता है। इसका तापमान जो रहता है 5 लाख डिग्री सेल्सियस रहता है। तो नंग नागों से इसे नहीं देखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि तापमान बहुत अधिक रहता है। ये हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सन का कोर है, तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे इसका अप एंड डाउन वाला आता है तापमान में, कि अधिक तापमान हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। और कोरोना जैसा जो बाहर परत है, लेकिन तापमान क्या है आपका, 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। तो ये परत होने के बाद अब बात करेंगे हम लोग सोलर सिस्टम, सन, उपग्रह और ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्कापात जैसे चीज हैं जो सन से ही जुड़े हुए हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। आखिर क्यों घूम रहे हैं, तो कारण एक ही बोलेंगे, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके, तो सन के ग्रेविटेशन के कारण। देखिए, ब्रह्मांड की हर चीज गतिशील है। दे आर मूविंग, दे आर मूविंग अकॉर्डिंग विद द टाइम्स। और साथ साथ में क्या है, दे आर रेवोल्यूशन अराउंड द सन और गैलेक्टिक सेंटर। और जैसे सन की बात करेंगे, तो सन की गति 250 किलोमीटर पर आवर है। इसके चारों साइड घूम रही है सन, तो बोलेंगे आप गैलेक्टिक। एक शब्द है आकाशगंगा का जो केंद्र है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। तो आकाशगंगा का जो केंद्र है, सेंटर है, मान लेता हूँ मैं, एक आकाशगंगा है, इसका सेंटर पॉइंट है गैलेक्टिक पॉइंट। इसके चारों साइड सन घूम रही है 250 किलोमीटर पर आवर की गति से। और समय कितना ले रहा है, बोल रहा है 22.5 करोड़ साल। अर्थात ये सन है कि गैलेक्टिक सेंटर के चारों साइड एक बार घूमने में 22.5 करोड़ साल का समय लेता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों साइड घूमने में 365 दिन ले रहा है, मतलब एक ही वर्ष ले रहा है। लेकिन इसका देखिए 22.5 करोड़ ईयर ले रहा है, और घूम कहाँ रहा है, गैलेक्टिक के चारों साइड। किस दर से घूम रहा है, बोलेंगे कि 250 किलोमीटर पर आवर के घंटे से घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना वाला था सोलर सिस्टम। पहले सोलर सिस्टम का एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ये सन बनाइए। पुनः आपको जानकारी के लिए पता होगा कि 8 ग्रह होते हैं। तो ये अगर सन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, एट, ऐसे करके टोटल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को पहले सन के चारों साइड रख दीजिए। अब देखिए, जो सन है, सन
से लेके एक सीक्वेंस में ग्रह को बताएंगे बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? बुध ग्रह, फिर बोलेंगे बुध शुक्र, पुनः मंगल, चौथा ग्रह है हमारा पृथ्वी, पांचवा ग्रह क्या बोलेंगे आप? बृहस्पति, पुनः जो छठवां ग्रह है शनि, सातवां ग्रह क्या बोलेंगे आप? यूरेनस, और आठवां नेपच्यून। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार फर्स्ट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके बना दीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे? इन ग्रहों को भी आंतरिक ग्रह और आउटर ग्रह में क्लासिफाइड कर दीजिए। और कैसे करेंगे आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में? तो देखिए, एक मापदंड है जो बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह, अर्थात जो चौथा ग्रह है इधर से मंगल ग्रह और इस साइड से बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में क्या करेंगे आप? तो ठीक है, इसके बीच में आप करेंगे, ये है बृहस्पति ग्रह। उल्टा मत कर लीजिएगा, टोटल 8 बनाइएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ये हो गया बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में, अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में। बाय मिस्टेक है कि ऐसे होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि यूरेनस के नेपच्यून। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या बोलेंगे आप? मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है क्षुद्र ग्रह का, ठीक है, बेल्ट है क्षुद्र ग्रह का। ग्रह के ही टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो गैस और धूल के कणों से बने हुए हैं। तो मंगल बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है, यही बेल्ट इन दोनों को अलग करता है, अर्थात इस साइड आप आएंगे तो बोलेंगे कि आंतरिक ग्रह है। सूर्य की ओर आइए इस बेल्ट से, जैसे मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो बुध से लेके मंगल तक आप क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। और इस साइड में जो बच जाते हैं शेष ग्रह को बोलेंगे आप बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट। तो ये फिलहाल आप ग्रहों का क्लासिफिकेशन करेंगे आउटर और इनर में। इसके आधार पे मैंने किया, तो मैंने बताया आपको एक जो एस्टेरॉयड का बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, एस्टेरॉयड क्या है? तो ग्रहों से बने हुए भाग हैं, ग्रहों में विस्फोट हो गया, विस्फोट से क्या है? टुकड़े निकले, और वही टुकड़े क्या है? धीरे धीरे उस ग्रह के चारों ओर घूमने लगे, अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में। और ग्रेविटेशन फोर्स से बने हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड ही ग्रेविटेशन फोर्स से चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके जन्मदाता कौन है? न्यूटन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आंतरिक और बाहरी ग्रह का कुछ लक्षण है। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह क्या लक्षण है? जो इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट, तो देखिए लक्षण में सबसे बोलेंगे जो आंतरिक ग्रह रहते हैं, ये सन है, सन के जस्ट मंगल तक चले जाइए आप, ये 4 ग्रह। तो यहाँ बोलेंगे आंतरिक ग्रह जो रहते हैं इनका घनत्व अधिक होता है, ठीक है, इनका घनत्व जो है अधिक, अर्थात पानी से अधिक घनत्व का है। पुनः बोलेंगे कि आउटर ग्रह में घनत्व कम होता है। मुख्य रूप से क्या है? पत्थर जैसे पदार्थों से, अर्थात स्थल पदार्थों से बने हुए हैं। ये क्या है? टेरेस्टेरियल बॉडी है, पत्थर टाइप से बना हुआ चीजों से बने हुए हैं, जैसे हमारा पृथ्वी है, तो इसलिए इसको टेरेस्टेरियल प्लेनेट भी बोलते हैं। और ये क्या है? बाहरी ग्रह गैसों से बने हुए हैं। तो बोलेंगे आंतरिक ग्रह एक तो सूर्य के नज़दीक है, दूसरा डेंसिटी अधिक है इनकी, पत्थरों जैसे पदार्थों से बने, अर्थात जिस तरीके से पृथ्वी जो है चट्टानों से बना हुआ, उसी तरीके से अन्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये चारों बने हुए, और वो सारे के सारे गैसों से बने हुए हैं। तो वहाँ पे चट्टानें आपको नहीं मिलेगी, गैसें मिलेगी। और
इसके बाद हम देखेंगे इन्फीरियर ग्रह और सुपेरियर ग्रह। ये भी है इन्फीरियर इन्फीरियर प्लैनेट और सुपेरियर प्लैनेट, ये दो शब्द का इस्तेमाल होता है। बड़ा वाला ग्रह, छोटा वाला ग्रह, किस आधार पर बोल रहे हैं तो देखिए पृथ्वी, इन दोनों के बीच में पहले पृथ्वी रख लीजिए। बोरा इन्फीरियर ग्रह जो रहते हैं पृथ्वी से सूर्य की मतलब जो सूर्य है उसकी तुलना में नज़दीक है, सॉरी पृथ्वी की तुलना में सूर्य के नज़दीक है। ये सन है और ये पृथ्वी है, तो इसकी तुलना में नज़दीक में है, ठीक है। तो ये बोलेंगे सूर्य के अधिक नज़दीक है इसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। तो ऐसे कौन से इन्फीरियर ग्रह आएंगे? बुध, शुक्र, दो ही ग्रह हैं इन्फीरियर ग्रह। दे आर टू प्लैनेट आर इन्फीरियर प्लैनेट एंड रिमेनिंग इज सुपेरियर प्लैनेट। मापदंड क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड? द स्टैंडर्ड इज अर्थ। पृथ्वी को सेंटर में रख के कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी से ये सब दूर पड़ रहे हैं, इसीलिए सुपेरियर ग्रह। तो बाकी जितने ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये सुपेरियर ग्रह हो जाएंगे। तो आपका इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट हो गए। इसके बाद हम कुछ ग्रहों के लक्षण देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं, उसकी क्या क्या लक्षण है, विशेषता है। अभी हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे क्योंकि पृथ्वी से रिलेटेड तो हमको पूरा पढ़ना ही है। तो ग्रहों में अभी 7 ग्रह का थोड़ा बात करेंगे। जो आप हमारा पृथ्वी है, नीला ग्रह है। नीला ग्रह पानी के कारण है, तो इसके बाद में बात करेंगे क्योंकि ए टू जेड एटमॉस्फेयर से लेके चट्टान तक और पर्वत से लेकर मिट्टी तक पृथ्वी का तो पढ़ना ही है हमें, तो भी निकाल देता हूँ मैं और स्टार्ट करता हूँ जैसे बुध का। देखिए बुध क्या है, बोलेंगे जो सन है, इस सन का सबसे क्लोज, नजदीक, अर्थात बुध जो है सन के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। बोलेंगे जो बुध है अपने अक्ष पे घूमता है 58 दिन में। कितने दिन में घूमता है अपने अक्ष पे? 58 दिन में। पुनः सन के चारों ओर 88 दिन में घूमता है। तो बुध है उसका दिन क्या 58 दिन है, सन के नज़दीक है, तो तापमान भी ज़्यादा है इसका, लेकिन सबसे अधिक नहीं है। सन के नज़दीक है पर तापमान इसका सबसे अधिक नहीं है, बताऊंगा क्यों। फिलहाल आप याद रखिए कि 58 दिन में क्या है, ये अपने एक्सिस पे घूमता है। एक्सिस पे कैसे घूमेगा? ये एक्सिस है, अगर मान लेता हूँ मैं ये आपका बुध ग्रह है, तो इसका एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काट लीजिए, तो घूम रहा है ऐसे करके। तो अपनी ही एक्स पे मतलब ये सेंटर से चारों ओर घूमने में क्या ले रहा है? 58 दिन ले रहा है। और सन है, सन के चारों साइड घूमने में यहाँ घूम रहा है, पुनः अपनी स्थिति में आ गया। तो इसमें यहाँ से चला पुनः घूमते हुए सन के चारों साइड इधर आ रहा है, तो 28 और 88 डे लगेंगे। ये है बुध ग्रह के बारे में जानकारी। क्या बुध ग्रह का कोई उपग्रह है? बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, अर्थात कोई भी चंद्रमा नहीं है इसका। बुध ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। और अधिक तापमान के कारण क्या वायुमंडल भी नहीं है इसके पास, एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो वायुमंडल भी नहीं है इसका, कोई चंद्रमा भी नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो कुछ विशेषता अपने आप निकल गई है। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, और इसका चंद्रमा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, 58 दिन में घूम जा रहा है अपने अक्ष पे, 88 दिन में सूर्य के चारों साइड घूम जा रहा है। पुनः मैं बात करूंगा शुक्र ग्रह के बाद आपका, तो बुध शुक्र, सॉरी शुक्र ग्रह का बात करूंगा कि शुक्र ग्रह क्या है। देखिए शुक्र ग्रह से रिलेटेड नासा ने काफ़ी सारे अपने उपग्रह मिशन को छोड़ा हुआ है। तो शुक्र ग्रह बुध के बाद सेकेंड नंबर का ग्रह है, ठीक है। इसका भी रोटेशन होता है अपने अक्ष पे, मतलब अपने एक्सिस पे तो घूमेगा ही, साथ साथ में सन के चारों साइड भी घूमेगा। तो देखते हैं इसको, बुध के बाद शुक्र ग्रह, और इंग्लिश में नाम कैसे बोलेंगे जो सन के नज़दीक से आगे और? मरकरी, वेनस,
फिर क्या बोलेंगे, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर के बाद सेकंड, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ये इंग्लिश में नाम है मरकरी। फर्स्ट नंबर पे वीनस, सेकंड नंबर पे। तो वीनस क्या है, यूनान का जो प्राचीन देवता था उसके नाम पे रखा गया है शुक्र ग्रह। दूसरा नंबर का क्या है, ग्रह है सन से बढ़ती दूरी के अनुसार। फिर बोलेंगे ये क्या है, पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, अर्थात आकार में, डेंसिटी में, साइज में पृथ्वी से मिलता जुलता जो ग्रह है, तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं भार माप और आकार आकृति में, फलस्वरूप इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसे बोलेंगे आप, शुक्र ग्रह को। और जो शुक्र ग्रह है, देखिए 243 दिन में ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब एक्सिस है, एक्सिस के चारों साइड, सेंटर के चारों साइड घूमने में कितना ले रहा है, 243 दिन, अर्थात वहाँ पे दिन रात 243 दिन, कहीं दिन रात है एक दिन, बहुत स्लो, धीरे धीरे घूमता है। तो सबसे क्या बोलेंगे, स्लो मोशन में घूमता है, सबसे स्लो, एक्सिस पे घूमने में सबसे स्लो लेता है। अब मान लीजिए अगर ये सन है, तो सन का ये वाला हिस्सा जो है सीधा सनलाइट पड़ रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, तो अधिक समय तक ये वाला इलाका क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो फलस्वरूप जो शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका रोटेशन ही सबसे स्लो है। वो सन के सामने वाला जो सरफेस था अधिक लंबे समय तक क्या रहा, सन के सामने रहा, तो सूरज की रोशनी पड़ते रही, तापमान बढ़ा, तो सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ इसे भोर का तारा और सांझ का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो सन क्या है, ईस्ट में उदय होते हैं, तो उस समय आपको ये दिखाई देगा। फिर सन क्या है, वेस्ट में डूब जाता है, तो वेस्ट में आपको शाम के समय दिखाई देगा। तो इसलिए भोर का तारा, सांझ का तारा इसका नाम दिया गया है। तो कोई तारा नहीं है, उपग्रह है, बस नाम दिया गया है भोर का तारा, सांझ, क्योंकि मॉर्निंग में आपको क्या है, सन के साइड दिखेगा, और इवनिंग में जो सन डूब रहा है उस साइड दिखेगा, इस तरीके से। और इसका एक और खूबियत है शुक्र ग्रह का, जैसे जो सारे ग्रह हैं, जो ग्रह होते हैं सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, अर्थात किस तरीके से घूम रहे हैं, तो एंटी क्लॉक बोलेंगे। घड़ी है, घड़ी तो क्लॉक वाइज घूमता है, उसके उल्टा घुमा दीजिए, एंटी क्लॉक बोलते हैं उसे। तो एंटी क्लॉक है, लेकिन ये क्या, शुक्र ग्रह क्लॉक वाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, क्लॉक वाइज। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो क्लॉक वाइज घूमते हैं, एक तो शुक्र ग्रह है, दूसरा यूरेनस है, क्या नाम बोलेंगे, शुक्र ग्रह और यूरेनस। ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बाकी सभी ग्रह, हमारा खुद पृथ्वी भी है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमता है, इसलिए सूर्य क्या होते हैं वहाँ पे, पूर्व में होते हैं, उदय होते हैं। लेकिन अगर शुक्र ग्रह पे आप चले जाएंगे या यूरेनस पे, तो उस साइड में जो सूर्य का उदय होता है पश्चिम की ओर होता है, तो सूर्य पश्चिम में उदय हो रहा है और पूर्व में डूब रहा है, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट में। इसका कारण मैंने बताया। ये कुछ फैक्ट है शुक्र ग्रह से रिलेटेड। मंगल ग्रह को आप देखेंगे, और इसके बाद फिर पृथ्वी ग्रह को मैंने अभी हटाया हुआ है। तो मंगल ग्रह, जिसका लाल दानव बोलते हैं, लाल ग्रह है, रेड जायंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, रेड जायंट, इसका कारण क्या है। तो क्या बता था, जो मंगल है इसे लाल दानव कहते हैं, ये लाल ग्रह क्यों कहते हैं बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड के कारण। जो लोहा है उसकी ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन, इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो आयरन ऑक्साइड, अर्थात ऑक्सीजन मिल रहे हैं इसके पास। तो मंगल ग्रह है, लाल दानव के नाम से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत का मंगल मिशन भी था जो 2008 में छोड़ा था भारत ने,
पता करने के लिए, सॉरी 2015 में मंगल मिशन था भारत का। और आयरन ऑक्साइड के कारण इसे मंगल ग्रह को लाल दानव कहते हैं। देखिए मंगल ग्रह पे पर्वत है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी उद्गार समय समय पर मंगल ग्रह पे होते रहते हैं। और पर्वत तो इनसे क्या है, यहाँ पे पर्वत जो है आपके हिमालय से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। जो पर्वत है हिमालय से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। ध्रुव है, ध्रुव पे बर्फ मिला है इसका, मंगल ग्रह के ध्रुव, जो ध्रुव है उस पर बर्फ मिला है। तो ऑक्सीजन भी है इसके वायुमंडल में, इसलिए संभावना बनती है मंगल ग्रह पे जीवन है। तो पृथ्वी के बाद जो जीवन की संभावना बनती है ग्रहों में वो है मंगल ग्रह, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण ऐसा है। और यहाँ दिख भी रहा है और आयरन ऑक्साइड है, इसलिए क्या है आपका मंगल लाल दानव कहलाता है। मंगल 24.6 दिन है, अर्थात मान लीजिए 25 दिन में ये क्या है, तो अपने एक्सिस पे घूम जा रहा है, एक रोटेशन कर रहा है अपने अक्ष पे घूमने में। जैसे पृथ्वी 24 घंटा लेती है, तो मंगल क्या है 25 दिन ले रहा है, 24.5 घंटे ले रहा है, लमसम पृथ्वी के बराबर ही है। और इसके बाद क्या है 683 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ये सूर्य है, इसके चारों साइड घूमने में इस पॉइंट पे आया है। तो कितना ले रहा है ये 683 दिन लेता है। ये आप बता देंगे मंगल के बारे में बेसिक फैक्ट। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका बृहस्पति का। बृहस्पति जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है क्या, जुपिटर बृहस्पति। पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। जो हमारा अर्थ है पृथ्वी, इससे भी 1300 गुना अधिक बड़ा है, लेकिन बना है पूरा गैस से, तो गैसेस से बना हुआ है। कौन सा गैस है बोलेंगे, इसके वायुमंडल में जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होंगे भविष्य में। लेकिन हाइड्रोजन है फिलहाल अभी, और हीलियम भी है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके बाद जल वाष्प H2O भी मिलते हैं। तो देखिए ऐसा है, इसके वायुमंडल में थोड़ा सा जल वाष्प की मात्रा मिल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है, अमोनिया, मीथेन, ये थोड़ा सा मात्रा मिलते हैं। मुख्य रूप से आप बोलेंगे हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलते हैं। एग्जैक्ट जानकारी जो है समय के साथ आ रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आ रहा था, तो उपग्रह से परीक्षण करने के बाद जो प्राप्त हो रहे हैं आंकड़े उससे पता चलते हैं। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मेथेन है अमोनिया नहीं, क्योंकि गैस है, CH4 है, कार्बन तो है ही है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या, बाद में अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन मिले तो जलवाष्प बन सकता है। ये जो मेथेन है अलग, और ये जो कार्बन है अपना अलग से कुछ पदार्थ बना सकता है। कार्बन तो है, कम से कम लाइफ को उद्भव तो ही कार्बन से हुआ है, ये भी वो है। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपके बृहस्पति में ये मिलते हैं, पृथ्वी से 1300 गुना अधिक है। अब बात करेंगे हम शनि ग्रह का। सेटर्न जो है आपका शनि ग्रह, इसकी विशेष खूबियत क्या है, शनि ग्रह के चारों साइड में छल्ले हैं, रिंग, एक के बाद एक रिंग है ऐसे करके। तो सबसे सुंदर ग्रह चीज दिखाई देता है शनि ग्रह, पूरा सौर मंडल का सबसे सुंदर स्मार्ट ग्रह है शनि ग्रह, क्योंकि इस ग्रह के चारों साइड में क्या है तो बोलेंगे रिंग मिलते हैं। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं 125। पूरा सोलर सिस्टम में सर्वाधिक उपग्रह शनि के, अर्थात 125 चंद्रमा है शनि के पास। बृहस्पति के पास द्वितीय नंबर पे उपग्रह है, 95 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास करंट में। समय के साथ साथ उपग्रह की भी खोज होती रहती है, नए नए उपग्रह मिलते रहते हैं। पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ज्ञानमीड, ज्ञानमीड, ज्ञानमीड है, स्पेलिंग ले लीजिए, ये ज्ञानमीड सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम का उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी से भी बड़ा है, किसका है बृहस्पति का है। बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं, तो शनि के पास 125 उपग्रह है। शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन।
क्या नाम बोलेंगे, टाइटन। और ये भी गैस से बना हुआ है। ये सारे अब जो पढ़ रहे हैं आप रेड रेड कलर के रंग से, ये गैसों से बने हुए हैं। तो सेम शनि के पास भी हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया जैसे गैसें मिलेगी। और इसके बाद है यूरेनस। कुछ विशेष नहीं है यूरेनस, खाली घूमने का है कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमते हैं, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट की ओर घूमते हैं। और सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून। ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। अब थोड़ा थोड़ा जो बच रहे हैं आपके क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, उल्कापात, इसके बारे में जानकारी रख लीजिए कि होते क्या है ये। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया क्या, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो धरातल स्थल चट्टानों से बने हुए पदार्थ हैं, उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉयड। ठीक है, किसके बीच में बोलेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये है क्षुद्र ग्रह। बनते कैसे हैं, तो देखिए हर जो सेलेसियल बॉडी, आकाश की पिंड, पृथ्वी भी जब डेंस होते जाएगा, डेंस होते जाएगा, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। फिर उसके कुछ टुकड़े निकलेंगे और ग्रेविटेशन के कारण घूमने लगेंगे। हर चीज़ में ब्लास्ट होता है। आकाश की पिंड जो भी दिखाई दे रहे हैं वो ब्लास्ट होंगे। पृथ्वी भी ठंडा हो रही है तो ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है, और धीरे धीरे ज्वालामुखी से उष्मा पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे। और एक दिन पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो डांस हो जाएगी कठोर होकर, फिर एक दिन ग्रेविटेशन के कारण फट जाएगी ये। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बोलेंगे क्षुद्र ग्रह है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, धूमकेतु, कमेट्स। तो कमेट्स क्या बोल रहे हैं, धूमकेतु है। ठीक है, ये धूमकेतु आपका कुछ इस तरीके से बने रहेगा। ये सेंटर पॉइंट है इसका, न्यूक्लियस, केंद्र। ये पूछ है। धूमकेतु देखिए 3 चीज से बना होता है, सर, पूछ, न्यूक्लियस। मतलब सिर है, हेड है, पूछ है और न्यूक्लियस है। ये जो पूछ है इसकी खूबियत है, सन के विपरीत दिशा में रहता है। जो सन है, सन के अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं धूमकेतु। तो हेली का पुच्छल तारा, नाम सुने होंगे आप, 76 वर्षों में दिखाई देता है। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है ये। इसका विस्तार जो है पूछ से लेके सर तक अरबों किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, और सन के विपरीत दिशा में पूछ रहता है इसका। होना उल्का और उल्कापात। तो देख लेते हैं उल्का क्या है। तो पृथ्वी की ओर जो गिर रहे हैं जैसे पदार्थ, कोई मान लीजिए स्थल पदार्थ है, अर्थात चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी की ओर खिंचा रहा है। जब पृथ्वी की ओर खिंचाता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका वायुमंडल है ये पृथ्वी। अब यहाँ पे क्या है, कोई टूट रहा है पदार्थ, किसी चीज से मान लीजिए इसे टूट गया, लगभग धीरे धीरे गिर रहा है इस डायरेक्शन में, वायुमंडल में आया, तीव्र गति से अंदर जा रहा है ग्रेविटेशन के कारण, तो वायुमंडल से टकराएगा। जैसे ही टकराता है तो जलने लगता है। और एक क्या है, ज्वाला उत्पन्न होती है। जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न होगी, यही हमको दिखाई देता है, तो बोलते हैं टूटता हुआ तारा है। एक्चुअली में वो उल्का है, एक शब्द का इस्तेमाल होता है उल्का। ठीक है, वायुमंडल से टकरा के जलते हैं, फिर उसका राग धीरे धीरे गिरता है, तो यही उल्का है। और ये राग जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसके बोलते हैं उल्कापात। क्या बोलेंगे, उल्कापात। तो उल्का और उल्कापात दो हैं। देखिए ये उल्कापात अलग अलग जगह पे पृथ्वी पे गिरे हुए हैं, और समय समय पे हर साल ये जो उल्का, इसकी राख पृथ्वी तक पहुंचते रहती है, समुद्र पे और धरातल दोनों पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। जो उल्कापात है कभी कभी बिना जले, जैसे जलते जलते कुछ ना कुछ मात्रा बन जाएगा और धरातल पे आ गिरेगा। तो ऐसे उल्कापात बड़े बड़े कभी गिर जाते हैं, जैसे साइबेरिया में गिरा है, रसिया वाले इलाके में। फिर है अमेरिका के एरिजोना में, और भारत के खुद महाराष्ट्र में गिरा है।
अब गिरेगा तो क्या होता है, जैसे ये पहले एक प्लेन इलाका था, मान लीजिए ये धीरे से गिर रहा है, धीरे से नहीं गिर रहा है, स्पीड काफ़ी है, लेकिन गिरा ये किसी सरफेस सतह धरातल पे गिरा तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा। तो ये वाला जो गड्ढा वाला पोर्शन है आपका, पुल का पाथ के कारण बन जाता है, और भविष्य में इसमें अगर पानी आए तो झील बन जाते हैं। ठीक है, पानी भर जाते हैं, पुल का पाथ से बना हुआ झील है। सवाल है हमारे पास कि जो सूर्य है, सूर्य से कितनी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो बोलेंगे जो सूर्य है टोटल सौर ऊर्जा का, कुल सौर ऊर्जा का, कुल सौर ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए इतनी ऊर्जा निकल रही है, विशाल मात्रा सूर्य से निकल रही है, लेकिन उसका 2 अरबवां हिस्सा ही क्या है, पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और कैसे पहुंचता है, तो बोलेंगे विद्युत चुंबक विकिरण के रूप में। अन्य विकिरण की खोज लगातार जारी है कि क्या अन्य किरण भी निकल रहे हैं, तो देखते हैं भविष्य का। फिलहाल आपके सामने ये है सौर सोलर सिस्टम, सन का जन्म से लेके सारा। तो इससे पहले के जो टॉपिक हुए हैं आपके यूनिवर्स को, ये सारे वीडियो को एक साथ कंबाइन करके रिवाइज कर लीजिएगा, जो फैक्ट निकले हैं तो उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।